नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। देश के 15वें राष्ट्रपति के नाम का इंतजार अब लगभग खत्म होने वाला है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनेंगे, इस पर बस औपचारिकता ही रह गई है। और आबूधाबी की बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में द्रौपदी मुर्मू थी। वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति का उम्मीदवार जो कि बनाया था। आज सुबह से ही राष्ट्रपति चुनाव की गिनती जारी है। पहले राउंड में सांसदों के वोटों की गिनती हुई और द्रौपदी मुर्मू को 1349 और यशवंत सिन्हा को महज 537 सांसदों का वोट मिला। वहीं आबूधाबी की 15 वोट जो कि रद्द हो गए। द्रौपदी मुर्मू के वोट वैल्यू 4,83,299 है, जबकि यशवंत सिन्हा का वोट वैल्यू 1,89,876 है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय है और द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। और इधर काउंटिंग के बीच द्रौपदी मुर्मू के गांव में जश्न का माहौल है। जश्न शुरू हो चुका है, नाच गाने चल रहे हैं, लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के जरिए मुर्मू की जीत के आधिकारिक ऐलान का बस इंतजार ही कर रहे हैं। उड़ीसा के रायरंगपुर में मुर्मू के गांव और ससुराल में लड्डू भी बनकर तैयार हैं। इस पूरे मामले पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो गया। भारत के राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद का कार्यकाल शानदार रहा, लेकिन उनके कार्यकाल के खत्म होते ही केंद्र में सरकार चला रही एनडीए के सामने चुनौती ये थी कि किसे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि राजनीतिक गलियारों में कई बड़े नामों की चर्चा होने लगी थी, लेकिन सारे कयासों पर लगाम लग गई जब बीजेपी और एनडीए के साथ उनके सहयोगी पार्टियों ने द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए घोषित कर दिया। तो आज जानते हैं कि आखिर कौन है ये द्रौपदी मुर्मू जो भारत की 15वीं और दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। उड़ीसा के आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1997 में हुई थी, जब वो उड़ीसा के रायरंगपुर अधिसूचित क्षेत्र में काउंसलर चुनी गई थी और फिर उसकी वाइस चेयरपर्सन बनी थी। बीजेपी ने उसी साल मुर्मू को उड़ीसा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया। बाद में वो इसकी अध्यक्ष भी बनी। 2013 में पार्टी ने उन्हें एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य नियुक्त किया था। 2007 में उड़ीसा सरकार ने द्रौपदी मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ एमएलए के लिए नीलकंठ अवार्ड से पुरस्कृत किया। उड़ीसा में अपने राजनीतिक सफर के दौरान उन्होंने आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए काफी सक्रिय योगदान दिया है। उड़ीसा में बीजेडी और बीजेपी गठबंधन सरकार के दौरान द्रौपदी मुर्मू 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य और ट्रांसपोर्ट और फिर बाद में मत्स्य और पशुपालन संसाधन विभाग में मंत्री का दायित्व भी संभाल चुकी हैं। जब केंद्र में 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, 2015 में उन्हें झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया था। देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू के पास एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है। बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली मुर्मू उड़ीसा के एक बहुत ही पिछड़े जिले से आती हैं। लेकिन सभी तरह की कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई के प्रति उनकी ललक ऐसी थी, उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण की। उनके समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्यों और उनके सरल स्वभाव का ही फल है कि आज वो भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही हैं। न्यूज डेस्क से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। और इस बीच अब हम आपको बताते हैं कि 2 राउंड की वोटिंग खत्म होने के बाद अभी वोट परसेंटेज क्या है, उस वोट वैल्यू क्या है, वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि अब तक 1349 वोट वैल्यू और इस बीच यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा जो कि सीधी टक्कर यहाँ पर नजर आ रही थी, अब तक 1349 वोट मिले हैं द्रौपदी मुर्मू को। वहीं इस बीच 4,83,000 ये वोट वैल्यू है द्रौपदी मुर्मू की, जो कि दूसरे राउंड की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अगर हम बात करें यशवंत सिन्हा की, तो यशवंत सिन्हा को जो अब तक वोट मिले हैं वो इस बीच यहाँ पर 537 वोट मिले हैं, यानी कि काफी पीछे चल रहे हैं अभी इस वक्त यशवंत सिन्हा। वोट वैल्यू है यशवंत सिन्हा की इस बीच यहाँ पर आपको बता दें कि जो 537 वोट मिले हैं अब तक,
स्पीच यहां पर वोट वैल्यू निकलकर सामने आ रही है 1,89,876। और स्पीच यहां पर जो कि द्रौपदी मुर्मू सबसे आगे चल रही हैं और जीत लगभग तय है उनकी। वोट वैल्यू है 4,83,299। इस बीच आज सुबह से ही राष्ट्रपति चुनाव की गिनती जारी है और पहले राउंड के सांसदों के वोटों की गिनती पहले हो चुकी है। इस बीच अब यहां पर ये जानकारी हम बता रहे थे, जब इस बीच यहां पर दोनों राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, उसके बाद यहां पर वोट परसेंटेज क्या है, वोट वैल्यू क्या है। तो वोटों की गिनती लगातार हो रही है और इस बीच हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरगंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ। एक आदिवासी महिला आज देश के सर्वोच्च पद पर, जी हां, आसीन होने जा रही हैं, राष्ट्रपति पद पर, और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम कर चुकी हैं। यह भी उनका अनुभव रहा। इसी के साथ यहां पर आपको बता दें कि उन्होंने जिस तरह से लगातार काम किया और वो उस जगह तक पहुंचे, उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है। और इस बीच यहां पर आपको बता दें कि आज जो कि ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं द्रौपदी मुर्मू ने। इसी के साथ यहां पर आपको बता दें कि उन्होंने अपने जीवन में अब तक क्या कुछ किया है और किस तरह से वो यहां पर इस पायदान तक वो पहुंच रही हैं, उन्होंने क्या कुछ संघर्ष किया। एक आदिवासी महिला जो लगातार निरंतर संघर्ष करती रही और अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के तौर पर अपनी सेवाएं दी। 2004 में बीजेपी के टिकट पर रायरंगपुर सीट से विधायक चुनी गई थी। इस बीच जब यहां पर विधायक चुनी गई थी तो पूरे जिले में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में खुशी का माहौल था, जश्न का माहौल था उस वक्त भी, जैसा आज माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुकी हैं। इस बीच पहले एसटी मोर्चा को उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था, बाद में जो कि वो अध्यक्ष भी बने और एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी द्रौपदी मुर्मू रह चुकी हैं। ओडिशा में बीजेडी और बीजेपी गठबंधन सरकार में द्रौपदी मुर्मू रह चुकी हैं, अपनी सेवाएं वहां पर भी दे चुकी हैं। जब ओडिशा में बीजेडी और बीजेपी गठबंधन की सरकार थी, उस वक्त द्रौपदी मंत्री रह चुकी हैं। उन्हें महत्वपूर्ण पद यहां पर दिए गए थे। उन्होंने मत्स्य पालन का भी जो कि विभाग है उसमें भी अपनी सेवाएं दी, उन्हें मंत्री बनाया गया था। इसके अलावा और भी उन्हें जो कि पोर्टफोलियो दिए गए थे। उड़ीसा में बीजेडी और बीजेपी गठबंधन सरकार में द्रौपदी जो कि मंत्री रह चुकी हैं। इसके बाद और जानकारी जो सामने आ रही है वो हम आपको बताते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरगंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। चूंकि आज उस हुनर तक, अपने हुनर से आज इस पायदान तक वो पहुंची हैं, वाकई में काबिल तारीफ है और हर तरफ उनकी सराहना भी हो रही है। और कह सकते हैं एक बहुत बड़ा मैसेज देने की जो कि कोशिश बीजेपी की ओर से की गई है, क्योंकि उन्होंने वो महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। एक आदिवासी महिला होने के नाते आज देश की, जी हाँ, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और चूंकि पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। और आपको बता दें कि जो इंतजार है, बस कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में ये इंतजार भी खत्म हो जाएगा जब यहाँ पर औपचारिक ऐलान होगा। बस औपचारिकता ही रह गई है। और आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में द्रौपदी मुर्मू थी, वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को जो कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था। और आज सुबह से ही राष्ट्रपति चुनाव की गिनती जारी है। पहले राउंड में सांसदों के वोटों की गिनती हुई, उसमें भी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अन्य दलों के सांसद हैं उनका भी समर्थन मिला। उन्होंने भी वोट किया है द्रौपदी मुर्मू को और द्रौपदी मुर्मू को 1349 और यशवंत सिन्हा को 537 सांसदों का वोट मिला था। वहीं 15 वोट जो कि रद्द हो गए थे और द्रौपदी मुर्मू के वोट वैल्यू 4,83,299, जबकि यशवंत सिन्हा का वोट वैल्यू 1,89,876 है। और इस बीच यहाँ पर ये उनका गाँव जहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जन्म हुआ, पली बढ़ी, उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो कि यहाँ पर दी गई थी द्रौपदी मुर्मू को, उसके बाद यहाँ पर एनडीए की ओर से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया गया राष्ट्रपति पद के लिए। गौरव का पल है आज वाकई में, क्योंकि मुर्मू का राजनीतिक सफर जो कि
1979 द्रौपदी मुर्मू ने रमा देवी महिला विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। इसके बाद 1983 उड़ीसा सरकार के अधीन सिंचाई विभाग में बतौर कनिष्ठ लिपिक कार्य करना उन्होंने शुरू भी किया। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान शैलेंद्र दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और इसी के साथ साथ अविनाश सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अविनाश जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। चंद्रमोहन जी बस कुछ ही पलों में हमें ज्वाइन करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही साथ मुकेश कुमार जी, रेजिडेंट एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अविनाश जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो जीत लगभग तय मानी जा रही है, हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, इस जीत को आप कितनी बड़ी जीत मानते हैं और देश के लिए वाकई में आज गर्व का दिन है, एक आदिवासी महिला जो देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं? संभव जी, आपको नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को जय श्री राम। देखिए, बहुत बड़ा दिन है और वो बिल्कुल जीत रही हैं। और दुख का विषय ये है कि यशवंत सिन्हा को उनके पार्टी वालों ने भी और कई बाहरी वालों ने भी खास करके प्रकाश अंबेडकर ने खुल के बोला था कि एक बार जब द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आ गया है तो आपको अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। और जहां तक पॉसिबल हो, कोशिश करना चाहिए कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट हो वो कंसेंसस कैंडिडेट हो और सिलेक्शन भी कंसेंसस हो। तो उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है और काफी समय से इतनी बड़ी है कि, और इतने हार्डकोर पॉलिटिशियन है, और टीएमसी ने पानी चढ़ाया हुआ था तो वो कूद पड़े मैदान में। अब देखिए इसका क्या हालत हो गया। मतलब 3 गुना वोट से हारना उनके लिए कितने मतलब दुख का विषय तो छोड़िए, कितने मतलब अपमान का विषय है यशवंत सिन्हा जी के लिए, क्योंकि काफी बड़े ऑफिसर रहे हैं, बड़े मंत्री रहे हैं एनडीए सरकार में, और खुद पार्टी के खिलाफ जा करके, पार्टी के खिलाफ काम करके पहले पार्टी से बाहर हुए और अब आज के डेट में वो लोगों के चित से भी नीचे आ गए, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आया कि प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है, खास करके जब द्रौपदी मुर्मू का नाम अनाउंस हो गया, आप देखिए इस नाम में कितना वजन है। एक ऐसी महिला जो कि मतलब अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जो अंग्रेजी में कहते हैं, सारी विपरीत स्थितियों को लड़ते हुए, सारी विपरीत स्थितियों को संभालते हुए एक सक्षम महिला जो कि एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, गवर्नरशिप में रह चुकी है, वो आज प्रेसिडेंट बनने वाली है। और एक विषय जो भारत के पत्रकारों ने आज तक नहीं उठाया, वो भी मैं उठाना चाहूंगा आपके कार्यक्रम में, कि जो रंग भेद का जो मामला जो आज बाहर में चल रहा है, और कहीं न कहीं हिंदुस्तान के समाज में भी रंग को लेकर के एक बहुत बड़ा एक द्वेष है हमारे समाज में, कहीं न कहीं उसको भी एक चोट मारने की कोशिश की गई है। जहां पे वेस्ट में कहा जाता है ब्लैक लाइव मैटर, वहां पे हिंदुस्तान में भी आप देखिए इतने तरह के गोरेपन के क्रीम जैसे बिकते हैं बाजार में। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने न सिर्फ एक महिला, न सिर्फ एक ट्राइबल, न सिर्फ एक एसटी, बल्कि एक कर्मठ महिला, एक योग्य महिला, और कहीं ना कहीं जितनी भी रूढ़िवादी सोच जो जुड़ी हुई है समाज के साथ, महिला के साथ, एसटी के साथ, रंग भेद के साथ, उसको ध्वस्त करने की कोशिश की। जी, और शैलेंद्र जी आप करूंगा, और आप भी बताइए सर, कितनी बड़ी जीत इसको सर माना जाए? देखिए संभव जी, अपने आप में जिस समय उनके कैंडिडेचर का सिलेक्शन हुआ था, हाँ, उस समय ही ये बड़ा ही एक कहते हैं ना, नॉन कन्वेंशनल मूव था। पहली बार देश के अंदर आजादी के बाद आदिवासी समुदाय से कोई सबसे बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसको होल्ड करने जा रहा है। उसके साथ साथ वो महिला भी है, तो ये जाहिर सी बात है, ये जो एक सामाजिक समरसता है उसके लिए एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया है, और ये वेलकम करने वाला स्टेप है। इसको सबको ही इसका वेलकम करना चाहिए। जहां तक प्रश्न है कितनी बड़ी जीत है, तो ये तो जिस समय उनका डिक्लेरेशन हुआ था, तो जो एनडीए फैमिली अपनी थी, उसके बाद हाँ, उड़ीसा से बीजेडी और आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस ने जैसे ही समर्थन की घोषणा की थी, हाँ, उसके बाद ये तय हो गया था कि उनकी जीत में किसी को कोई शक शुबा नहीं रह गई थी जी। और उसके बाद तमाम जो विपक्षी दलों से, जिस तरह से शिवसेना ने और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी उत्तर प्रदेश से, अकाली दल पंजाब से, तमाम दलों ने जो है एक लंबी फेहरिस्त सामने आती चली गई, और क्रमबद्ध तरीके से लोगों ने जो है समर्थन देना चालू कर दिया जी। मुझे हैरानी इस बात की थी, जब इस तरह का सिलसिला चालू हुआ, उसके बावजूद भी अपोजिशन से
यशवंत सिन्हा जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति ने अपना कैंडिडेचर एज इट इज इंटैक्ट करने का प्रयास किया, उनको अगर मैं बड़ा ही समझदार समझता, अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी तो उसके बाद उनको स्वयं ये चाहिए था कि अपनी जो इज्जत बचाते हुए और उनको कहीं न कहीं एक कंसेंसस को ध्यान में रखते हुए उनको अपना जो नाम वापस लेना चाहिए था। इवन जो विपक्षी दलों में जो तमाम रीजनल फोर्सेस हैं उनको इस तरह की पहल करनी चाहिए थी। और इसमें कहीं न कहीं जो कांग्रेस है उसने अपने को बैक सीट पर रखने का प्रयास किया, तो कांग्रेस को इस बात का आकलन था कि ये जो विपक्षी एकता का जो प्रयास किया जा रहा है वो सिरे नहीं चढ़ने वाला, इसलिए उन्होंने अपने को बैक सीट पर रखा। तो इसमें मेरा मानना ये है सबसे ज्यादा जो नुकसान जो है ना वो ममता बनर्जी को हुआ है। जिस तरह से उन्होंने विपक्षी एकता को एक सूत्र में बांधते हुए लीड करने का प्रयास किया और तमाम जो नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस जो रीजनल फोर्सेस हैं उनको एक साथ लाने का प्रयास किया, कहीं न कहीं उनको बहुत बड़ा सेटबैक है जी। और जिस तरह से जो परिणाम अभी अवेटेड है, मेरा आकलन ये कहता है कि हो सकता है कि जो लास्ट रामनाथ कोविंद जी का जो विक्ट्री का जो परसेंटेज था समवेयर अराउंड 66%, हो सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जी उस फिगर को भी क्रॉस कर जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जी। तो हमें सबको इंतजार करना चाहिए मुकेश जी, देश को एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में हम सबको जो है मिलने जाए जी। मुकेश जी, जो जीत के अनुमानित आंकड़े लगाए गए होंगे उससे कहीं ज्यादा वोट मिलने वाले हैं द्रौपदी मुर्मू जी को। बिल्कुल संभव, और ऐसा हम लोग शुरू से ही कह रहे थे। कल भी जब हम लोगों की चर्चा हो रही थी न्यूज रूम में, तो जो इक्वेशन हमारे पास आ रहे थे, जो लोगों से बातचीत हो रही, चूंकि वोटिंग हो चुका था, क्रॉस वोटिंग की भी खबरें हमारे पास आ रही थी कि बहुत सारे लोगों ने यूपीए से जो है क्रॉस करके एनडीए की तरफ वोट दिया है। और ये वोट एनडीए को नहीं है, ये वोट जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी को है। पहली बार ऐसा मुझे दिखा लोगों से बात करके कि ये वोट जो है क्रॉस वोटिंग या पॉलिटिकल, अगर जो व्यवस्था है हमारी राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ज्यादा जो है क्रॉस वोटिंग होती है या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जो है लोगों का झुकाव होता है, उसके लिए लोग अपना मत जो है वो बदलते हैं। लेकिन पहली बार मुझे यहाँ देखने कैंडिडेट के कारण जो है यहाँ पर लोगों ने बड़ी संख्या में एमपी एमएलए ने यहाँ पे क्रॉस वोटिंग की। और राज्यों से, खासतौर पर ट्राइबल स्टेट की अगर आप बात करें, संभव लक्षद्वीप में 100% वोटिंग हुई है, मिजोरम में 100% वोटिंग हुई है, जहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन जो है 98% ट्राइबल जो टोटल पॉपुलेशन है उसका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वहां पे जिन स्टेट में है वहां पर 100% वोटिंग हुई है प्रेसिडेंट इलेक्शन में। इसके अलावा मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, आंध्र प्रदेश हो, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन साइजेबल है, वहां पर बहुत अच्छी जो है वहां पर वोटिंग हुई थी। तो ऐसा लग रहा था कि जिन क्षेत्रों में ट्राइबल पॉपुलेशन है या ट्राइबल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन है, यानी जो एमपी एमएलए चुन के आए हैं उस समाज से, उन लोगों ने 100% अक्रॉस दी पार्टी आकर के द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि 70% तक वोट जो है द्रौपदी मुर्मू जी को मिलने जा रहा है और वो सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी इसमें। और राष्ट्रपति बनने का जो पिछला जो रिकॉर्ड था रामनाथ कोविंद के नाम, मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड भी द्रौपदी मुर्मू जो है वो तोड़ देगी। लेकिन सब यहाँ एक चीज यहाँ पर जरूरी है चर्चा करना कि द्रौपदी मुर्मू का जीतना या द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान एनडीए कैंडिडेट के रूप में करना और उनका राष्ट्रपति बनना कितना क्या मायने रखता है भारत की राजनीति में। ट्राइबल पॉपुलेशन जो है भारत में करीब, जब सेंसस हुआ था पहला, उस समय 10.48% जो है ट्राइबल पॉपुलेशन था। लेकिन जिस हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन में, उस हिसाब से आज तक वो समाज में उनको वो जगह नहीं मिल पाया था, ना ही पॉलिटिकल सर्किल में। आखिर इस हाईएस्ट पोस्ट पे आज तक किसी ने नहीं सोचा था कि एक आदिवासी महिला का भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो सकता है और देश की प्रथम नागरिक है वो एक आदिवासी महिला भी हो सकती है। इसके बारे में 75 सालों में किसी ने नहीं सोचा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं सोचा। एक औपचारिकता जरूर निभा दी गई, क्योंकि रिजर्वेशन दिया गया था जब संविधान बना था, तो ट्राइबल को भी रिजर्वेशन मिला था। और उस रिजर्वेशन के बाद उनकी स्थिति जो है सुधरी है, नहीं सुधरी है, रिजर्वेशन का लाभ उस समाज को मिला है, नहीं मिला है, समाज बढ़ रहा है आगे, तो उसकी गति में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कहां पर है, कहीं वो पिछड़ तो नहीं गया, कहीं उसके और भी ज्यादा समाज में या राजनीति में उनके रिप्रेजेंटेशन की और ज्यादा जरूरत है या नहीं। इस बात पे लोग पॉलिटिकली तो बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है इसको दिखाने में आज तक लोग आगे नहीं आए। हालांकि लोकसभा में भी जो है सीटें रिजर्व है, 42 सीट जो है वो लोकसभा में ट्राइबल सोसाइटी के लिए जो है समाज के
एमपीज के लिए वहां रिजर्व है, लेकिन इससे आगे बात नहीं बढ़ रही थी। इससे आगे आप जहां देखिए ट्राइबल इलाके में अगर आप जाएं, अगर आंध्र प्रदेश में आप देखें सब बहुत ज्यादा वहां पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट और लक्षद्वीप, यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन समाज में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा था और उनके साथ ज्यादतियां हो रही थी। ज्यादतियां क्या हो रही थी? सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन है, जो धर्मांतरण है, सबसे ज्यादा जो है वो आदिवासी समाज का किया जा रहा था। आदिवासी समाज को पैसे का लोभ दे करके, डरा के, बहला के, फुसला के उनका कन्वर्जन किया जा रहा था और ये उनकी सबसे बड़ी पीड़ा थी, ये उनका सबसे बड़ा दर्द था, जिसे इससे पहले वाली सरकार जो है वो उसको नजरअंदाज करती है। जी, इस तरीके की व्यवस्था नहीं की गई थी कि इस कन्वर्जन को रोका जाए, क्योंकि असल जो प्रॉब्लम है ट्राइबल सोसाइटी में वो यही है कि आप उसको कोविड काल में सबसे ज्यादा ट्राइबल एरिया में कन्वर्जन हुए संभव 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं दे करके उन्हें या तो क्रिश्चियन में या तो ईसाई बना दिया गया या नहीं तो उन्हें मुस्लिम बना दिया, मुसलमान बना दिया, क्योंकि उनको समाज में उस तरीके का रिपोर्ट नहीं था। मुकेश जी आप मुझे एक चीज समझाइए। हम हमेशा देखते आ रहे हैं शुरुआत से, ये हालांकि लिखित नहीं है, ये चीज हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो ज्यादातर साउथ और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हिंदी पट्टी राज्यों से ज्यादा होते हैं। इस बार भी वही चीज हमने देखी कि साउथ से द्रौपदी मुर्मू को, ऊपर से महिला और साथ ही साथ महत्वपूर्ण चीज आदिवासी भी। तो क्या लगता है कि एनडीए ने इन समग्र चीजों को चलने की कोशिश की है, इन तमाम चीजों को भांपने की कोशिश की है? नहीं संभव, मैं पूरी तरह से एग्री नहीं हूं आपकी इस बात पे। हालांकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से आती है, बिल्कुल सेंटर जो है, मतलब आप कहें अगर कर्क रेखा जो जाती है वो उड़ीसा से होकर के जाती है, उड़ीसा से होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात से निकलती है, तो ये कर्क रेखा के उत्तर नॉर्थ में जो स्टेट है वहां से आ रही है वो। और साउथ और नॉर्थ वाला जो है ये इस तरीके से नहीं होता, ये तो सारा पॉलिटिकल इक्वेशन है। जो ज्यादातर जो राष्ट्रपति हुए हैं नॉर्थ के ही तो हुए हैं। आप अगर काउंट कर ले, राजेंद्र प्रसाद से लेकर के रामनाथ कोविंद तक जो है ज्यादातर आपको नॉर्थ के ही मिलेंगे या मध्य भारत के मिलेंगे। दक्षिण भारत के नारायणन के अलावा मुझे नाम अभी तत्काल कोई याद नहीं आ रहा है एक जो वहां से हुए हो। तो ये नॉर्थ और साउथ का इक्वेशन मुझे समझ में नहीं आता यहाँ पे। लेकिन यहाँ समाज देखिए, ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिस आदिवासी समाज से आती है, इसका विस्तार पूरे भारत में है। और इनका विस्तार नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है। इसलिए राष्ट्रपति जैसे पद को हमें इन सब चीजों से अलग हट करके देखना चाहिए। जैसा कि अविनाश जी अभी शुरू में बता रहे थे कि इनको अपना नाम यशवंत सिन्हा जी को वापस लेना चाहिए था। मैं उससे एक कदम आगे होकर के संभव, पिछली बार भी जिस दिन नामांकन हुआ था या जिस दिन नाम तय हुआ था उस दिन भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हमने यही बात बताया था कि ऐसा नहीं कि केवल यशवंत सिन्हा को अपना नाम वापस लेना चाहिए। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे पद को चुनाव से अलग होकर के सर्वसम्मति से ही चुनने की प्रक्रिया संविधान में व्यवस्था कर देनी चाहिए। जो हमारा जो संविधान का पार्ट 5 है, जिसमें कि राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था की गई, मुझे लगता है कि पार्ट 5 में अगर अमेंडमेंट कर दिया जाए और ये व्यवस्था की जाए कि पार्लियामेंट जो है या जो विधानसभाएं हैं वो एक सर्वसम्मति से जो है नाम तय कर ले और इसमें चुनाव नहीं हो, तो इस पद की गरिमा और बढ़ेगी। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब चीज चुनाव से ही होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें बदली जाती है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है और जो बाकी चुनाव होते हैं उन दोनों चुनाव में बहुत अंतर होता है। आप देखिए, जैसे यहाँ पर व्हीप जारी नहीं होता। राष्ट्रपति चुनाव की जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप पार्लियामेंट के भीतर कर रहे हैं, इनडायरेक्ट चुनाव है। राष्ट्रपति जिस तरीके से राज्यसभा के मेंबर का चुनाव होता है, ऑलमोस्ट उसी तरीके का चुनाव है, लेकिन यहाँ पर व्हीप जो है वो व्हीप एक अंतर जो है वो डिवाइड करता है। यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो व्हीप जारी नहीं होता है। और यही वजह है कि इतना ज्यादा जो क्रॉस वोटिंग हुई है वो इसी कारण से हुई, क्योंकि ये व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है कि अक्रॉस दी पार्टी जो है, पार्टी लाइन से अलग जाकर के आप वोट कर सकते हैं अगर कोई कैंडिडेट आपको पसंद हो। यानी संविधान जो अपना जो संसद है, अपना संसद भी अपना ये मानता है कि इस पद पे जो चुनाव हो वो पार्टी लाइन से अलग हो, ऊपर हो। थोड़ी सी व्यवस्था कहीं एक कदम और आगे चलना है संसद को, और एक छोटी सी जो है एक अमेंडमेंट छोटा सा करना है, और उस अमेंडमेंट के बाद जो है सर्वसम्मति से चुनाव होने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। क्योंकि आज देखिए, जिन लोगों ने यूपीए से आकर के एनडीए में वोट किया द्रौपदी मुर्मू को, अगर व्हीप जारी होती तो उनकी सदस्यता चली जाती, और चाहे व्हीप जारी होता तो शायद वो नहीं कर पाते। लेकिन
वो व्हीप से अलग अलग जाकर के, पार्टी लाइन से अलग जाकर के उन्होंने अगर वोट किया है और द्रौपदी मुर्मू को चुना है, तो ये एक व्यवस्था आगे आकर के सोचना चाहिए, जो भी जिनके हाथ में ये व्यवस्था है जो ये कर सकते हैं, और पार्टी जो है अभी अच्छी है इनके पास, तो ये संशोधन करके ये व्यवस्था भी कर देनी चाहिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो पद है, संवैधानिक पद है, इस पे किसी भी तरीके का चुनाव नहीं हो, सर्वसम्मति से नाम तय हो और वहां पर जो है उस तरीके की व्यवस्था हो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत। हालांकि केवल औपचारिकता रह गई है घोषणा की, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है अंदर से, ऐतिहासिक जीत होगी द्रौपदी मुर्मू जी की। और ये जीत जो है केवल एनडीए की जीत नहीं होगी, ये जीत जो है पूरे भारत की होगी, पूरे ट्राइबल सोसाइटी की होगी। और पहली बार मुख्य धारा में इस तरीके से, इस सम्मान और इस इज्जत के साथ ट्राइबल को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। ये भारत के पहले नागरिक अगर ट्राइबल हो, देखिए मतलब ये सोच के ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये कितना अच्छा सिचुएशन होगा कि जिस समाज को आज तक हाशिए पर रखा गया था, वो समाज आज आपके भारत का, आपके संविधान के पहले नागरिक के रूप में शपथ लेने के लिए जाता है। जी अविनाश, आप क्या कहेंगे इस पर कि विपक्ष ने जो यशवंत सिन्हा को उतारा, क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश की थी? मैसेज देने की कोशिश तो की थी बिल्कुल। आप देखिए, बड़े बड़े लोग थे। शरद पवार जी बैठे थे दिल्ली में, महाराष्ट्र की सरकार गिर गई, वो यहाँ पे कैंडिडेट सिलेक्शन में बैठे थे और कैंडिडेट सिलेक्शन कर लिया टीएमसी से, और फिर टीएमसी ही सपोर्ट नहीं कर रही थी। मैं कह रहा हूँ मुकेश जी की बात हम मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि बहुत बड़ी जीत हो गई द्रौपदी मुर्मू जी की, उसमें कोई शंका नहीं है। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। अब आप देखिए वाइस प्रेसिडेंट पे क्या खेला हो रहा है। इन्होंने नाम अनाउंस कर दिया, बड़ा नाम अनाउंस कर दिया। जो किसान के हितैषी बने हुए थे साल भर तक, वो अब किसान के बेटे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जगदीप धनखड़ के खिलाफ। एक ने मार्केट आलवा को खड़ा कर दिया, वो बेचारी घर पे आराम कर रही थी। और टीएमसी आपके न्यूज पे आने के पहले ये देख रहे थे कि अभिषेक बनर्जी चिल्ला के ये कह रहे कि भाई हमसे तो पूछा नहीं गया, वो अपने पार्टी से किसी को खड़ा करना चाह रहे थे। तो इस तरह की जो ओछी राजनीति जो विपक्ष कर रहा है, ये पूरा देश देख रहा है, ये पूरा देश देख रहा है संभव जी। और ये 24 की लड़ाई प्रेसिडेंट से हम नहीं जीत रहे, 24 की लड़ाई भाजपा वाइस प्रेसिडेंट से नहीं जीत रही है। 24 की लड़ाई भाजपा केवल और केवल ऑपोजिशन के ओछापन को दिखा करके जीतेगी। एक तरफ भाजपा एक महिला को राष्ट्रपति बना रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस एक महिला जो कि विदेशी है, उसके करप्शन को छुपाने की कोशिश कर रही है, पूरे देश में आग लगाने की कोशिश कर रही है। देश आज ये देख रहा है। जी शैलेंद्र दुबे जी, क्या कहेंगे? आपके बीजेपी का ये क्या बोलते हैं उसको, कि कंसिडरेशन रहा होगा कि हमको 2024 की लड़ाई में क्या करना है और किस तरह से हमको इसमें फायदा मिल सकता है, ये क्या इन तमाम चीजों को बीजेपी ने भापा होगा, देखा होगा, समझा होगा, उसके बाद ये चयन किया होगा? पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें एकदम अलग है। बीजेपी 24/365 जो है वर्किंग स्लॉट में काम करने वाली पार्टी है। एक कोई असाइनमेंट उनका कंप्लीट होता है तो उसके बाद वो सेलिब्रेशन में नहीं अपना टाइम वेस्ट करते, वो जो नेक्स्ट चैलेंजेस हैं उनकी तैयारी करते हैं और ये राउंड द क्लॉक जो है अपनी तैयारी के साथ जो बढ़ने का प्रयास करते हैं। और उसी दिशा में जब चाहे ये द्रौपदी मुर्मू जी का जो चुनाव हो, उससे क्या है कि जो सामाजिक समरसता, जो सबसे बड़ा जो मैसेज देने का प्रयास किया गया वो सामाजिक समरसता। क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस आज तक कोई भी बड़ा रिप्रेजेंटेशन एसटी जो कम्युनिटी से नहीं मिला था पॉलिटिक्स के अंदर, वो सबसे सर्वोच्च पद पर देने का जो प्रयास किया है, इसके बहुत बड़े मायने हैं। ये तमाम वो राज्य जो भी मुकेश जी ने गिनाए हैं, जिनमें एक साइजेबल अमाउंट का जो वोटर है, वो आप देखिएगा आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस हैं उनमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। 2023 में जैसे आपका राजस्थान है, आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इवन आपका इधर गुजरात का भी चुनाव, उसमें भी एक अच्छी खासी संख्या में आदिवासी जो मतदाता हैं। झारखंड का भी चुनाव 2024 में है। और कहीं न कहीं देखिए, जो मुकेश जी बात कर रहे थे कि कंसेंसस होनी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है चूंकि व्हिप इंप्लीमेंट नहीं होती, तो उसकी वजह से अगर आप अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करते हैं तो क्रॉस वोटिंग के जरिए तमाम जो वो लोग जो विपक्षी दलों में भले ही हैं, लेकिन उनके पास ये फ्रीडम होती है कि वो क्रॉस वोटिंग करके और अपना जो मत उस अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट करें। और वो इसमें दिख भी रहा है। अगर 70% के आसपास अगर इनको मेजॉरिटी जाती है तो फिर जो लोग जो विपक्ष के लोग हैं उनको बड़ा ही असहज स्थिति होगी कि आपने क्यों फिर जो है सिर्फ विरोध करना है, इस वजह को ध्यान में रखते हुए आपने अपना कैंडिडेट आगे किया। और सबसे इंटरेस्टिंग मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन के लिए जब
कांग्रेस ने मार्गरेट अल्वा के नाम का सिलेक्शन किया, तो उसमें से विपक्षी दलों में से 2 पार्टियां, एक आम आदमी पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं शामिल हुआ और ना ही टीएमसी से कोई हुआ। तो तमाम वो रीजनल फोर्सेस हैं जिनके अपनी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा है कि वो कांग्रेस को कभी भी लीडिंग जो सीट है उस पर देखना ही नहीं चाहते। उसमें से टीएमसी सबसे अग्रणी उसमें है। इवन आम आदमी पार्टी भी जो कभी ये नहीं चाहेगी कि कांग्रेस लीड करेगी। तो इस तरह से 2024 में मुझे नहीं लगता कि आज के परिदृश्य में कोई भाजपा एंड एनडीए के लिए कोई चुनौती आज के परिदृश्य में तो मुझे नहीं दिखती है। जी मुकेश जी, जो अभी 2022 से 2024 तक जो भी जितने भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें और जो लोकसभा चुनाव होगा उनमें क्या मानते हैं कि इसका असर पड़ेगा सर? बिल्कुल संभव, बिल्कुल पड़ेगा। पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ मैसेजिंग। संदेश का खेल होता है। आप कोई भी फैसला करते हैं तो उसका संदेश क्या जाता है उस पर सारी चीजें निर्भर करती है और उससे बहुत सारे वोट जो है वो प्रभावित होते हैं। लोगों को ये पता चलता है कि सरकार कैसी है, जिन लोगों का चयन किया गया है वो कैसे है और सरकार की नीयत कैसी है, यानी जिस पार्टी को हम वोट दे रहे हैं उनकी नीयत कैसी है। तो अब आपने ये फैसला करके द्रौपदी मुर्मू को का चयन राष्ट्रपति के लिए करने के बाद उनको कैंडिडेट जो उनको देने के बाद ये जो फैसला है इसका असर निश्चित तौर पे उन जगहों पे तो अभी आप देखिए जो क्रॉस वोटिंग हुई है संभव, ये तो मैसेजिंग उसी से चला गया कि क्रॉस वोटिंग हुई है और जितने भी आदिवासी समाज के जितने भी एमपी एमएलए, मुझे नहीं लगता है कि एक भी एमपी एमएलए ने यूपीए को वोट किया होगा। ये चीज बात सामने आ जाएगी तो वो किया होगा तो ये मैसेज तो उस समाज में चला ही गया। खासतौर पर ये तो डायरेक्ट जो असर है वो हुआ। उसके बाद इनडायरेक्ट ये है जो कि जो निचले पायदान पे या जो समाज में जो तबका हाशिए पे है उसको मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास है, जो नीयत है सरकार की, इस नीयत के ऊपर में जो समाज जो वोट करेगा वो तो निश्चित तौर पे वो एनडीए को वोट करेगा और इस फैसले से एनडीए के कैंडिडेट को जहां भी जिस किसी भी चुनाव में वो खड़े होंगे उनको इसका लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा। हालांकि अब तक का इतिहास है कि अब जो मैं अभी शैलेंद्र जी भी कह रहे थे और अविनाश जी भी कह रहे थे कि एक मत जो है वो करके सर्वसम्मति से अभी तक नहीं चुना जाना चाहिए। इस पे थोड़ी डाउट है शैलेंद्र जी को, लेकिन मुझे लगता है शैलेंद्र जी ये चीजें खत्म करना, हालांकि इतिहास में केवल एक बार बीबी गिरी जी ही केवल एक बार ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो सर्वसम्मति से हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर और भी आगे भी किया जाए तो इसमें विपक्ष के लोगों को भी कोई बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं होगी और नेचुरली जो सत्ता में होगा, जिनके पास ताकत होगी, उनके कैंडिडेट को बल मिलेगा। और इसमें एक चीज ये भी होता है कि कभी कभी विपक्ष में आपको पार्टी भले ही हार गई हो, पार्टी की आइडियोलॉजी भले ही खराब हो, नहीं जीत रही हो, लेकिन कुछ अच्छे नेता विपक्ष में भी होते हैं जो इस पद को सुशोभित कर सकते हैं। तो इस स्थिति में जब सर्वसम्मति से बात होगी तो जो इंटरनल डिस्कशन होगा उसमें उन नेताओं के नाम पर भी चर्चा हो सकती है, उनके चुने जाने की भी संभावना खुलेगी, उनके लिए भी द्वार एक खुलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि सर्वसम्मति से अगर बात बनाने वाली बात आगे बढ़े तो इसमें सबका फायदा होगा, विपक्ष के लोग। क्योंकि शुरुआत से हम मुकेश जी देख रहे थे कि जो यशवंत सिन्हा है वो 4th चॉइस है। पहले गोपाल कृष्ण गांधी उनके पास गए, उन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं इस लाइन में नहीं हूँ। उसके बाद वो जाते हैं शरद पवार के पास, वो भी मना कर देते हैं। उसके बाद जाते हैं फारूक अब्दुल्ला के पास, वो भी मना कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है यशवंत सिन्हा की, फिर यशवंत सिन्हा चलो हम ही भरते हैं, हम मैं तैयार हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए ये तो इसलिए उन लोगों ने ना किया क्योंकि उन्हें परिणाम पता था। और वो जो है वो नहीं चाहते थे कि हमारे पॉलिटिकल करियर में जो है ये दाग लगे। ऐसा नहीं कि कुछ आइडियोलॉजी की, अगर उनको पता चलता कि भाई हम जीतने वाले हैं, यहाँ पर इक्वेशन हमारे पक्ष में हो सकता है, तो कभी मना नहीं करते। ये सारे अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं जिनका नाम आपने लिया। तो उनमें से अब चूंकि यशवंत सिन्हा पॉलिटिकल करियर इनका बिल्कुल डाउनवर्ड सही है, आखिरी समय में ये टीएमसी में जाकर के राज्यसभा के सांसद बने वहां पे, तो उन्होंने लगा कि बायोडाटा में एक चीज और जुड़ जाएगा कि भाई राष्ट्रपति पद के लिए जो हम वहां पर कैंडिडेट थे। क्योंकि अब देखिए इससे पहले जो करीब 10 साल पहले जो है एक अमेंडमेंट हुआ था, इसमें कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता था। पहले आपको याद होगा धरती पकड़ जो है वो हर एक राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होते थे कैंडिडेट बन के, लेकिन वैसे लोगों को साइड करने के लिए अमेंडमेंट किया गया कि कम से कम 50 सांसदों का रिकमेंडेशन आपको होना चाहिए, तभी आप होंगे। तो वो चीजें वो करके इसलिए अब जो है जो रिकॉग्नाइज पार्टी है उन्हीं में से कोई कैंडिडेट बनेगा तो इतिहास में इनका नाम भी दर्ज होगा। तो मुझे लगता है कि जसवंत सिन्हा ने केवल अपना बायोडाटा रीच करने के लिए जो है थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा और जाते जाते जो है पॉलिटिक्स छोड़ते छोड़ते जो है ये पद के लिए फाइट करने वाले का नाम भी उनके बायोडाटा में जो है ऐड हो जाएगा। इसी कारण से उन्होंने शायद इसको हामी भरी थी, वरना जितने भी लोगों ने ना कहा यूपीए की तरफ से वो सारे अपॉर्चुनिस्ट है, उनको पता था कि रिजल्ट क्या होने वाला है, परिणाम क्या होने वाला है, बेइज्जती होने वाली है, तो इस बेइज्जती से पहले ही अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो मुझे लगता है कि ये कोई
वैसा फैसला नहीं है जो कहा जाए कि नहीं हमने सर्वसम्मति की तरफ से जाने के लिए चुना। मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिस्ट लोग थे और अपने अपमान ना झेलना पड़े रिजल्ट के बाद, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। जी, और जी शैलेंद्र दुबे जी, एक चीज मुझे आप बताइए। जी अविनाश जी बोलिए। संभव जी, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ अपने एडिटर साहब के बात में, कि जो वो कंसेंसस की बात कर रहे हैं मुकेश जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। पर मुकेश जी ये देखिए कि जो हमारे भावी नेता है जिसमें तेजस्वी का नाम आता है, उन्होंने कैसे शब्दावली का इस्तेमाल किया। उन्होंने मूर्ति का इस्तेमाल किया राष्ट्रपति के और मुर्मू जी के संदर्भ में। अपनी माँ को भूल गए जो खुद बिहार की सीएम बनी थी लालू जब जेल चले गए थे तब, और किस तरह के मानसिकता के साथ तेजस्वी या उन जैसे भावी नेता जो राष्ट्रपति जो मुर्मू जी के बारे में वक्तव्य दे रहे थे, इससे हमें लगता है कि ये जो कंसेंसस वाली बात है ये कभी नहीं हो पाएगी। भारत की जो राजनीति है वो मोदी जी का विरोध करते करते सोचिए कि देश का विरोध करने लगे, तो ये जो देश का विरोध करने लगे वो राष्ट्रपति जैसे पद का विरोध नहीं करेंगे, अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, ये मेरे सोच में नहीं आता है। आपका कहना बिल्कुल जायज है, पर क्योंकि हम एक रिपब्लिक है जहां पे इलेक्शन होना जरूरी है, तो अब बायपार्टीजन है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो इलेक्शन में खड़ा हो उसमें कोई बुराई नहीं है। पर जिस तरह की शब्दावली खास करके तेजस्वी ने यूज किया और उन जैसे और लोगों ने यूज किया जो भावी नेता होने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस देश में कंसेंसस आ सकता है। चलिए आखिरी कमेंट लूंगा मैं शैलेंद्र जी आपका। शैलेंद्र जी आप इस चीज को समझाइए कि हमने देखा इस दौरान कि बीजेपी ने किस तरह से आक्रामक तौर पर यहाँ पर कैंपेन किया और कितने अच्छी तरीके से कैंपेन किया द्रौपदी मुर्मू के लिए, लेकिन इस बीच यहाँ पर जब हेमंत सोरेन की बारी आई तो हेमंत सोरेन यहाँ पर समर्थन देते हैं कि हम खुले तौर पर द्रौपदी मुर्मू को ही वोट करेंगे, हमारे जो भी साथी हैं। तो इस बीच हम क्या समझें कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं, ये देखते हुए उन्होंने समर्थन देने का बात कही थी, या फिर इसके पीछे कुछ और वजह आप मानते हैं? देखिए सबसे पहले जी तो उस कम्युनिटी को अपोज करना हेमंत सोरेन के लिए बिल्कुल भी एक पॉलिटिकल सुसाइडल के तौर पे होता है। अगर वो उनका समर्थन नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि एक गलत कम्युनिटी में उस कम्युनिटी में कि आप जो है वो हमारी कम्युनिटी से पहली बार और वो भी महिला एक कैंडिडेट अगर आई है तो आप उसका समर्थन क्यों नहीं कर रहे? तो हेमंत सोरेन ने समझदारी दिखाई और उसका लाभ ये है कि आने वाले समय में हो सकता है कि झारखंड में आपको इक्वेशन चेंज होती हुई दिखाई दे, ये भी एक संभावना बन सकती है। तो भाजपा ने, मैंने कहा ना, देखो होता क्या है कि हर एरा में जो फंक्शनिंग का तौर तरीके होते हैं वो अलग होते हैं, और जब आपको एक कमेंडेबल परफॉर्मेंस एस्टेब्लिश करनी होती है तो आपको नॉन कन्वेंशनल पैटर्न पे R&D पे बहुत ध्यान देना होता है। क्योंकि आप जब तक आप रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे कि मान लीजिए आज आप जो इनपुट डाल रहे हैं उसका अगर रिजल्ट फॉर एग्जांपल जो भी परसेंट में एस्टेब्लिश हो रहा है, अगर उससे आपको अगर जो और बढ़ाना है 5% और बढ़ाना है, 10% और बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है आपको उन फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा जो आपके लिए कैटेगरी ए में अगर जिन पे आप थोड़ा भी अगर प्रयास करते हैं तो आपके फेवर में आ सकते हैं। उसी दिशा में बीजेपी प्रयास कर रही है, जो कि ट्राइबल सोसाइटी से उन्होंने जो ये सिलेक्शन किया है, इसका जो परिणाम जो है ना आने वाले समय में कई विधानसभा चुनाव में और जिस तरह से 47 जो रिजर्व सीट है एसटी कोटे से, उन सीटों पर बहुत बड़ा एक असर दिखाई देगा। उसके साथ साथ जो नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस जो रीजनल गैमेट है उसमें से भी आपको इक्वेशन चेंज होती हुई दिखाई देगी, चाहे वो आपका झारखंड में हो या फिर आपका कुछ जो और छोटी छोटी जो ट्राइबल पार्टीज है वो हो सकता है कि भाजपा के साथ जो है खड़ी होती हुई दिखाई दे। तो मेरा आकलन यही है कि इस मूव का भाजपा को आने वाले 2024 में लाभ मिलेगा। जी, चूंकि आखिरी कमेंट मुकेश जी आपसे भी लूंगा, हमने पिछली बार देखा एक दलित को और इस बार एक आदिवासी को, तो क्या लगता है कि इस बार आदिवासियों का उत्थान हो पाएगा? और इस बीच यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस इसे सिंबोलिज्म कह रही है, कहा जा रहा है कि ये सिंबोलिज्म जीत है बीजेपी की। देखिए ये तो उत्थान होने की बात, उत्थान करने के लिए संविधान में जो व्यवस्था की गई थी उस व्यवस्था को लेके कॉपी में ही फॉलो किया गया है, वास्तव में जमीन पे इसे नहीं उतारा गया है। और ये भी राष्ट्रपति चुन लिए जाने से पूरी व्यवस्था चेंज हो जाएगी और सारे ट्राइबल का उद्धार हो जाएगा बिना कुछ किए। मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। सरकार को काम करना होगा। सरकार बहुत सारे जो चीजें जो है कर रही है, बहुत सारी योजनाएं जो है ट्राइबल के क्षेत्र में जो है वो ट्राइबल क्षेत्र में सरकार ने दिया है, तो उससे उनका उद्धार जरूर होगा। लेकिन एक मैसेज, एक मनोबल जो है इस समाज का, जो उनको ये लगेगा कि नहीं हमारा भी सरकार में कोई रोल है, हम भी सरकार के हिस्से हैं, हम भी भारत के लोग हैं,
जो अब तक उनको लग रहा था कि शायद हमारा इस्तेमाल ही किया जाता रहा है वोट बैंक के रूप में, और मुझे वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो इस राष्ट्रपति पद पे, देश के प्रथम नागरिक के तौर पे और देश के सर्वोच्च पद पे उनका चुनाव अगर द्रौपदी मुर्मू का होता है तो समाज में तो एक मैसेज 100% ये जाएगा। और जैसा कि अभी शैलेंद्र जी कहते हैं कि जब पॉलिटिकल इक्वेशन भी चेंज होगा, जो ट्राइबल पार्टियां हैं, ट्राइबल पार्टियों के साथ बीजेपी का इक्वेशन बनेगा, और झारखंड में शिबू सोरेन के रुख को देखते हुए ये कह सकते हैं कि 2024 में हो सकता है शिबू सोरेन जो है वो बीजेपी के साथ आकर के आ जाए, यूपीए से निकल के वो इसमें एनडीए में शामिल हो जाए, क्योंकि पहले भी वो एनडीए में रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो एनडीए में रहे नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो असर है, क्योंकि ट्राइबल वोट अगर, क्योंकि अब शिबू सोरेन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ट्राइबल वोट में विभाजन होता है तो पॉलिटिकली इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो शिबू सोरेन की पार्टी को होगा, हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को होगा। इसलिए वो नहीं चाहेगा कि ट्राइबल वोट में डिवीजन हो और बीजेपी में उनका वोट जाए, इसलिए वो एनडीए में उनका शामिल होना करीब करीब मुझे तय लग रहा है। और रही बात जो सर्वसम्मति से चुनाव करने वाली बात, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जब पहली बार चुने गए तो उससे पहले गवर्नर जनरल का जो ये था, संविधान के लागू होने से पहले, राष्ट्रपति के चुनाव से पहले, तो माउंटबेटन के बाद सी राजगोपालाचारी, वो लोग भी चुने गए थे। उनका वोट उनको चुनाव के जरिए नहीं चुना गया था, मनोनीत किए गए थे वहां पे और उनको दिया गया था, तो उसी हिसाब वो सर्वसम्मति से चुने हुए थे, तो उसी हिसाब से राष्ट्रपति का भी चयन हो सकता है। अविनाश जी जो, मैं अविनाश जी का जवाब दे रहा हूं, जो वो चीजें जो है हो सकती है, ये पॉलिटिकल व्यवस्था सही में चुनाव वाली व्यवस्था होती है यहाँ पे, लेकिन कुछ पद ऐसे होते हैं जिससे इनको ऊपर रखा जाना चाहिए। मैं यही बात कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं चुनाव का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजों को जो पद है उसको चुनाव से अलग रखना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका, और अविनाश जी बहुत धन्यवाद आपका भी, और शैलेंद्र जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और इस बीच यहाँ पर ये जश्न की तस्वीर आप देख सकते हैं, जब यहाँ पर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय है, और द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति जो कि अब बनने जा रही है। इस बीच यहाँ पर इधर जो कि काउंटिंग के बीच द्रौपदी मुर्मू की दौड़ है, जश्न जो कि शुरू हो गया। लोग ढोल नगाड़ों और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के जरिए मुर्मू की जीत के आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। और उड़ीसा के रायरंगपुर में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र, वहां पर लगातार जश्न हो रहा है। इस बीच यहाँ पर मिठाइयों का दौर भी शुरू हो गया, मिठाइयां खिलाई जाने लगी हैं। इस बीच यहाँ पर मुर्मू के गांव और ससुराल में लड्डू भी बनकर तैयार हैं, मिठाई खिलाई जा रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और ये उत्साह देख सकते हैं कि जो आदिवासी वर्ग है उनमें कितना ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि उनके बीच से निकली एक महिला जो कि आज देश के सर्वोच्च पद पर जो कि विराजमान होने जा रही है और देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही है। चूंकि महिला दूसरी ये राष्ट्रपति बनने जा रही है, लेकिन इस बीच आदिवासी अगर हम बात करें तो आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि अब राष्ट्रपति बनेंगी, और इस बीच अब बस कुछ ही देर में जो कि औपचारिक ऐलान हो जाएगा। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।